Hello viewers, welcome to yet another lecture, that is the second lecture from the second chapter, Achievements of Early Peshwas, and we are reading the modern history book B.L. Grover, a new look into the modern history. So आज हम लोग करने वाले हैं बाजीराव वन. बाजीराव वन 20 साल तक रूल करते हैं, है ना. इन पर मूवी भी है, बाजीराव मस्तानी. सो इनके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं कि लास्ट में हमने क्या कहा था कि बालाजी विश्वनाथ जो है उनकी डेथ हो जाती है 1720 में. तो ऐसे सिचुएशन में जब उनकी डेथ हो जाती है और पेशवाशिप क्योंकि हेरिडिटरी बन चुकी है, तो छत्रपति साहू जो है वो क्या करेंगे, वो बालाजी विश्वनाथ के सबसे बड़े बेटे बाजीराव वन को क्या करेंगे, नेक्स्ट पेशवा नॉमिनेट कर देंगे या अपॉइंट कर देंगे. जब ऐसा किया गया तो ये जो एल्डेस्ट सन है दैट इज बाजीराव वन, ये मात्र 19 साल के थे. अब 19 साल के हैं तो जाहिर सी बात है काफी ज्यादा यूथफुल एनर्जी है इनमें, है ना. बैल्ड हेड है इनका, अपीयरेंस की बात की जा रही है. और इसमें कोई भी शक हमें नहीं होना चाहिए कि इन्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग मिल चुकी होगी अपने पिता से, एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिप्लोमेसी हो, दोनों ही मामले में. तो बाजीराव के बारे में या उनके पॉलिसीज के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि इनके लाइफ में या जब ये पेशवा बने तो इनके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे. क्योंकि अगर हम चैलेंजेस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम अच्छी तरीके से इनके पॉलिसीज को अप्रिशिएट कर पाएंगे. तो कुछ 2-4 चैलेंजेस जो मेन थे, उसमें पहला चैलेंज क्या है, निजाम चैलेंज. तो निजाम चैलेंज क्या है कि जैसे ये मराठा किंगडम है, इफ दिस इज साउथ ऑफ इंडिया एंड ये अगर मराठा किंगडम है तो इसके जस्ट ऊपर हैदराबाद स्टेट है जो निजामुल मुल्क ने बनाया है. निजामुल मुल्क को अगर हम याद करने की कोशिश करें तो हमने पिछले लेक्चर्स में किया है कि मुगल जो है जब दिल्ली वीक हो जाएगी तो निजामुल मुल्क जो कि चिंकलेज खान है ये यहाँ से निकल जाएंगे एक दिन शिकार के बहाने और डेक्कन जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे. तो हैदराबाद स्टेट ये बना लेंगे. तो ये चैलेंज करेंगे मराठाओं को, क्योंकि एक ट्रीटी की थी बालाजी विश्वनाथ ने सैयद ब्रदर्स के साथ. उस ट्रीटी में क्या था, एक इकोनॉमिक पॉइंट की भी बात हुई थी कि अगर वो ट्रीटी अप्रूव कर दिया जाएगा, जिसके बदले बालाजी विश्वनाथ ने 15,000 फोर्सेस के साथ मदद की थी सैयद ब्रदर्स की, और उन्होंने फारूक शियार को हटा के रफी उद दराजत को राजा बनाया और वो ट्रीटी अप्रूव किया. तो मराठाओं के 15,000 फोर्सेस के बदले मराठाओं को क्या हुआ था, मुगल के 6 सूबों से चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट करने के ऑर्डर्स के अप्रूवल मिल चुके थे. ये बालाजी विश्वनाथ ने ही करवाया था. तो जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है तो निजाम को लगता है कि सही मौका है, अभी चैलेंज किया जा सकता है. तो वो कहते हैं ये मुगल सूबा से आप कैसे चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट कर सकते हैं. तो पहला तो ये चैलेंज है कि निजाम जो है वो क्या कर रहे हैं, वो एक सीरियस थ्रेट पोज कर रहे हैं कि हाउ कैन यू मराठास कलेक्ट चौथ एंड सरदेश मुखी, आपको क्या राइट है चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट करने का मुगल के 6 सूबों से. दूसरी बात क्या है कि स्वराज टेरिटरी. स्वराज टेरिटरी क्या होता है, मराठा टेरिटरी. तो सपोज ये अगर साउथ इंडिया है तो दिस इज, अगर ये मराठा टेरिटरी है तो इसका एक हिस्सा अगर हम ले लें तो इसका एक हिस्सा क्या होता है, आइलैंड, जो जंजीरा आइलैंड है ना, वहां पर कौन रहते हैं, सिद्दीज रहते हैं. उसके बारे में हमने पहले ही बात किया कि सिद्दीज कौन है, ये सैयद का ही करप्ट फॉर्म है. सिद्दीज, सैयद बोलते बोलते सिद्दीज आ गया. और ये सिद्दीज कौन है, ये एबिसिनियन सेलर्स थे जो क्या करते हैं, जो आके रहने लगे और अब वेस्टर्न कोस्ट पे कमांड करते थे. अंगिरा सेन की लड़ाई हुआ करती थी और साथ साथ ये क्या करते थे, वेस्टर्न कोस्ट पर कमांड करते थे. पायरेसी और लूट से जो है वो पैसे कमाया करते थे. पहले जो है ये अहमदनगर के अंदर हुआ करते थे और अहमदनगर जो है जब वो कोलैप्स कर जाती है तो ये क्या करते हैं, ये पायरेसी बाकी चीजों में और स्ट्रांग हो जाते हैं. और शिवाजी के डेथ के बाद से ये और स्ट्रांग हो गए, चैलेंज नहीं मिल रहा है. तो अब धीरे धीरे ये मराठा का एक पार्ट कॉन्कर कर चुके हैं. तो क्या 2 प्रॉब्लम हमने देखा, पहला तो देखा कि निजाम चैलेंज कर रहे हैं कि आप चौथा और सरदेश मुखी कैसे ले सकते हैं. दूसरा हमने क्या देखा कि सिद्दीज ऑफ जंजीरा जो है वो स्वराज टेरिटरी का एक पार्ट को अपने कंट्रोल में रखा है. तो दिस वाज द सेकंड प्रॉब्लम. अब थर्ड प्रॉब्लम अगर हम देखें तो थर्ड प्रॉब्लम पेश करते हैं शंभूजी टू. शंभूजी टू जो है, अभी हमने पढ़ा था ना कि जब साहू आए थे पुणे तो क्या हो गया था, जब साहू साउथ आए रिलीज होकर के मुगल कैपिटिविटी से, तो 2 ब्रांच हो गई है डिवाइड, है ना. एक पुणे ब्रांच है जिसके हेड साहू है और एक कोल्हापुर ब्रांच है जो कि ताराबाई के अंदर बना था, जिसको अभी रूल कर रहे हैं शंभूजी टू. और शंभूजी टू जो है ये मना कर रहे हैं कि मैं साहू को सुपीरियर नहीं मानता हूं. ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं अपना अलग मराठा साम्राज्य बनाऊंगा, मैं साहू को सुपीरियर नहीं मानता हूं. चौथी प्रॉब्लम क्या है, चौथी प्रॉब्लम है फिसिपेरियस टेंडेंसीज ऑफ मेनी मराठा चीफ्स. तो फिसिपेरियस का क्या मतलब होता है, अलगाव की नीति जो होती है ना, कि हमें साथ नहीं रहना, हमें अलग रहना है. तो मराठाओं में बहुत सारे चीफ हैं जो बड़े पावरफुल हो गए और वो अब अपना एक इंडिपेंडेंट क्लैन बनाना चाह रहे हैं. ठीक है, तो उससे भी छत्रपति के अथॉरिटी को खतरा है. ये चौथी प्रॉब्लम है.
ठीक है, तो हमने 4 प्रॉब्लम्स की बात की। पहली प्रॉब्लम क्या है कि निजाम जो है वो मराठाओं को चैलेंज करते हैं कि आप मुगल सूबा से चौथ और सदेशमुखी कैसे ले रहे हो। दूसरा है कि मराठाओं के स्वराज का एक हिस्सा जो है सिद्दीज ऑफ जंजीरा ने कैप्चर किया हुआ है। तीसरी प्रॉब्लम है शंभू जो कोल्हापुर ब्रांच के हैं वो बिल्कुल तैयार नहीं है ये मानने के लिए कि क्या बात नहीं मानना चाहते हैं कि साहू का पोजीशन जो है वो सुपीरियर है। और चौथा प्रॉब्लम क्या है कि मराठा चीफ भी बहुत सारे हैं जो क्या है, जो अलगाव चाहते हैं। इन सारे बैकग्राउंड में क्या होता है, बाजीराव जो हैं वो अपने बोल्ड पॉलिसीज को अपनाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि उन्होंने क्या पॉलिसीज अपनाया जिससे ये चारों प्रॉब्लम को वो बेसिकली डील कर पाते हैं। सबसे पहले वो मराठा सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करेंगे डेक्कन में और फॉर्मुलेट करेंगे पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो पहले साउथ में सुपीरियोरिटी एक्सप्रेस किया, उसके बाद नॉर्थ में क्या करेंगे, नॉर्थ में क्या करेंगे, कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ क्या होगा, इनकी फोरसाइट की काफी तारीफ की जाती है। ये पहले ही भांप लेते थे कि आगे क्या होने वाला है, तो ये समझ रहे थे कि मुगल एम्पायर का जो हाल है ना, ये बहुत जल्दी क्या होगी, ये कोलैप्स कर जाएगी। ऐसे सिचुएशन में मुगल जब कोलैप्स करेगी तो क्या होगा, तो भारत में क्रिएट होगा एक पॉलिटिकल वेकम। ये जो पॉलिटिकल वेकम क्रिएट होगा इसी को यूज करना चाह रहे हैं। कौन यूज करना चाह रहे हैं, बाजीराव वन यूज करना चाह रहे हैं। और इसको यूज करके ये क्या करेंगे, ये इस सिचुएशन को एडवांटेज क्रिएट करेंगे। इसीलिए ये बस साउथ में नहीं है, ये नॉर्थ की तरफ भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मुगल सब अंदर से खोखले हो चुके हैं। इन्होंने साहू को ये पॉलिसी प्रपोज भी किया कि हम नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, इन्होंने इनके कुछ शब्द कुछ इस प्रकार थे, नाउ इज आवर टाइम टू ड्राइव द स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द कंट्री ऑफ हिंदूज एंड एक्वायर इमॉर्टल रिनोन. Let us strike at the trunk of the withering tree and the branches will fall off themselves. By directing our efforts to Hindustan, the Maratha flag shall fly from Krishna to Attock. Attock किसकी बात की जा रही है, पाकिस्तान में है अभी Attock. ठीक है, Shahu was so much impressed by the wisdom of the young Peshwa that he brushed aside all conservative counsels and said, "You shall plant it beyond the Himalayas. You are indeed a noble son of a worthy father." Bajirao preached and popularized the ideal of Hindu Padshaahi or Hindu empire to secure the support of Hindu chiefs against the common enemy that is the Mughal empire. तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने शाहू से कहा कि अब जो है हमारे जो एनिमी हैं, जो कि मुगल्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, हमें उनको इस लैंड से हटाना है और हमें हिंदू राष्ट्र का स्थापना करना है। कृष्णा नदी से लेकर के एटॉक तक क्या होगा, एक हिंदू साम्राज्य बनाएंगे हम। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ये एक मुगल साम्राज्य एक ऐसे पेड़ की तरह है जो बूढ़ा हो चुका है। तो इसके क्या करेंगे, इसके रूट पे अगर हम वार कर दें तो जो ब्रांचेस है वो अपने आप गिर जाएगी। तो जैसे हैदराबाद हो गए या बंगाल हो गए, तो ये सारे सक्सेसर स्टेट है मुगल के, तो ये जो है ये अपने आप खत्म हो जाएंगे अगर हम लोग मुगल साम्राज्य को ही खत्म कर दें। ऐसे में क्या होता है, मराठाओं में भी बहुत सारे लोग हैं जो कंजर्वेटिव हैं, वो कह रहे हैं नहीं अभी इतना बड़ा एक्शन लेने की क्या जरूरत है। बट साहू इतने इंप्रेस्ड हो गए इनकी बातों से कि साहू ने कहा कि आप बिल्कुल, आप हिमालय तक जो है जीत कर आओगे, आपके फादर जितने वर्दी थे आप भी उतने ही वर्दी हो। और साहू ने जो है कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखा दी कि आप बिल्कुल, आपको जो करना है आप करो, वी आर इन योर सपोर्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट असफजा या फिर निजामुल मुल्क के साथ क्या रिलेशन था। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी मुगल डिसइंटीग्रेशन में पढ़ा था कि निजामुल मुल्क जो हैं उनको वाइस रॉयल्टी दी गई थी मुगल की तरफ से 1713 से 1715 और 1720-21 में भी कि वो डेक्कन की वाइस रॉयल्टी एक्सेप्ट करें। तो वो डेक्कन में थे और 1724 में वो बहाना करके वापस डेक्कन आ गए थे और अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश करने का सपना देखा करते थे। तो जाहिर सी बात है कि वो मराठा के एक्सपेंशन से क्या हो जाएंगे, जेलस होंगे। बट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि निजामुल मुल्क जो है वो मामूली इंसान तो थे नहीं, वो काफी बड़े डिप्लोमैट थे। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को डिप्लोमेटिकली डील किया। उन्हें बड़े अच्छे से पता था कि मराठाओं को उन्हीं की जमीन पे हराना थोड़ा पॉसिबल है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अब डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। तो वो क्या करने लगे, हमने 2 ब्रांच की बात की, पुणे ब्रांच एंड कोल्हापुर ब्रांच। तो कोल्हापुर ब्रांच जो है उसको वो सपोर्ट करने लगे कि हम जो है कोल्हापुर ब्रांच को सपोर्ट करते हैं। और क्या होता है, 1725-26 में कर्नाटक में एक एक्सपीडिशन में गए होते हैं पेशवा बाजीराव। उसी समय क्या होता है कि निजाम की आर्मीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो कोल्हापुर ब्रांच के संभाजी के साथ जो है अलाय बना लेती हैं और अटैक कर देती हैं शाहू के टेरिटरीज में। इतना ज्यादा डरा देती हैं शाहू को कि वो वर्चुअली सबमिट कर देते हैं। और फिर इससे क्या हो जाता है कि फिर पेशवा आते हैं जब वापस, तो पेशवा जो है वो क्या करते हैं, वो निजाम के साथ लड़ाई होती है, पालखेड़ में बैटल टाइप होता है और निजाम को उसमें फंसा लेते हैं जाल में अपने, और फिर निजाम के आर्मी को हरा करके एक ट्रीटी करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ मुंगी सिवगांव।
ट्रीटी ऑफ मुंगी सिवगांव जो है ना, ये निज़ाम के लिए काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग है, क्योंकि निज़ाम की एक बात नहीं मानी गई और उनको सारा बात मानना पड़ा। तो हमने क्या क्या प्रॉब्लम डिस्कस किया था बाजीराव वन का। एक तो ये कि बाजीराव वन को कहा गया था कि आप चौथ और सरदेशमुखी नहीं कलेक्ट करिए। तो सबसे पहले निज़ाम से ये एक्सेप्ट करवाया गया कि बाजीराव जो है वो मतलब मराठा जो है वो मुगल के 6 प्रोविंस से चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा बोला गया कि आप संभाजी को कभी साथ नहीं देंगे, तो संभाजी भी वीक हो गए। और फिर उसके बाद फिर क्या किया गया, मराठा प्रिजनर जितने आपने मराठा लोगों को प्रिजनर बना के रखा है उसको वापस करिए, जो टेरिटरी कैप्चर किया है वापस करिए। तो इससे क्या हो गया, निजाम के सपने चकनाचूर हो गए। उन्हें यह भी समझ आ गया कि अब डेक्कन में वो मराठा से लड़ नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है कि संभाजी जो कि कोल्हापुर ब्रांच के थे, इनके साथ एक लड़ाई होती है और फिर इनको जो है एक वसाल बना लिया जाता है। वसाल यानी कि फ्यूडेटरी बना लिया जाता है, सामंत बना लिया जाता है। कौन सी ट्रीटी से, ट्रीटी ऑफ वर्ना। ट्रीटी ऑफ वर्ना साइन किया जाता है और इनको फ्यूडेटरी बना लिया जाता है। और इससे क्या हो जाता है, ये स्टैब्लिश हो जाता है कि बाजीराव जो है वो एक ग्रेट डिप्लोमेट है। इसके साथ साथ अब क्या करेंगे, अब इनको जो है नॉर्थ में मूव करना है, क्योंकि इनको पता है कि मुगल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है। तो ये एक अच्छे डिप्लोमेट और स्ट्रेटेजिस्ट हैं, तो इनको उकसाया जाता है, लोग उकसाते हैं सारे लोग कि आप अपना एम्बिशियस प्लान जो है नॉर्दर्न इंडिया का, उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। आफ्टर डिफीटिंग द निज़ाम, किधर जाता है दिमाग जाता है गुजरात और मालवा के ऊपर। अकबर के ही समय से गुजरात टेरिटरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, है ना। 1573 में जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया था, उसके बाद अकबर ने सेलिब्रेशन में फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। तो हम समझ सकते हैं गुजरात काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, है ना। कोई भी रूलर अगर गुजरात को जीत पाता था तो वो उसके हैप्पीनेस में, सक्सेस में काफ़ी ऐड कर देता था, है ना। क्यों गुजरात इंपॉर्टेंट था, तो अगर ये इंडिया है एंड दिस इज़ गुजरात, तो ये क्या होता है, फिर इसके बाद इस तरफ क्या है, अरेबियन सी है। अरेबियन सी के इस तरफ यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर पर्शिया है, यहाँ पर अरब लैंड्स है ना, इधर यूरोप है। तो अगर किसी के पास गुजरात है तो उसके पास क्या है, ट्रेड रूट है, सी के थ्रू जाते थे और ये सारे कंट्रीज़ के साथ, इस तरफ अफ्रीका है, तो हर जगह पे ट्रेड किया जा सकता है ना। तो इस वजह से अकबर के समय से ही, जैसे यहाँ भी लिखा है कि ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट इज दिस एरिया, दैट इज़ यूरोप, पर्शिया एंड अरब, एंड ईस्ट अफ्रीका ये वाला जगह हो गया, ये एरिया, तो दिस इज़ कॉल्ड ईस्ट ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रेड कर पाना बहुत ईजी है, और एक बार ट्रेड हो गया तो क्या होगा, फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगी, है ना। इसलिए मराठा इनकर्जन्स भी गुजरात में शुरू हो गई 1705 से ही। 1705 में जब बालाजी विश्वनाथ थे ही तभी से स्टार्ट हुई, और खंडेराव दभाड़े के अंदर जो है, उनके कमांड में जो है ये स्टार्ट हुई। नेगोशिएशंस जो है, सैयद हुसैन अली, हमने कहा था ना सैयद ब्रदर्स, जो कि कभी किंग मेकर्स हुआ करते थे मुगल सल्तनत में। तो जब बालाजी विश्वनाथ ने जो है, जब सैयद ब्रदर्स के साथ जो है संधि करी थी, 15,000 ट्रूप्स भेजे थे दिल्ली फारूक शियार को एज एन एम्परर हटाने के लिए और रफ़ी उद दराजत को बनाने के लिए। तो वैसे में इन्होंने जो है कोशिश किया था क्या, कि मराठाओं को चौथ और सरदेशमुखी गुजरात से भी कलेक्ट करने की आज़ादी मिल जाए। बट ये जो है मुगल एम्परर जो है वो इस मुद्दे पर साइन नहीं करते हैं, है ना। उस ट्रीटी में ये भी लिखा था कि मराठाओं को चौथ चाहिए गुजरात से भी, बट मुगल एम्परर इस बात को रिफ्यूज़ कर देते हैं। काफ़ी सारे बातों को अग्री किया था, बट ये बात अग्री नहीं की गई थी। रिपीटेड मराठा इनरोड्स जब गुजरात में होती है तो इससे क्या होता है, इससे मुगल अथॉरिटी परेशान हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है कहीं ना कहीं, और मराठा जो है वो चौथ जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट के गुजरात से बार बार ना रेड डाल करके कलेक्ट करने लग गए थे। 1730 में क्या होता है, मुगल गवर्नर हैं सरबुलंद खान, ये एक ट्रीटी करते हैं चिमनाजी से। चिमनाजी कौन है, चिमनाजी बाजीराव फर्स्ट के भाई हैं, छोटे भाई। तो इनके साथ ट्रीटी होता है और ये बोलते हैं कि ठीक है चलिए हम रिकग्नाइज करते हैं कि मराठा जो है वो चौथ और सरदेशमुखी गुजरात से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि एक बार मराठाओं ने गुजरात से चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो मुगल का कंप्लीट गवर्नेंस 1730 में ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं हुआ, इट वॉज अ डिलेड प्रोसेस, इट टुक सम टाइम। तो 23 ईयर्स इसने लिया और फिर 1753 तक जो है हम मुगल की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अथॉरिटी देख पाते हैं गुजरात में। तो ये रही गुजरात की बात। वाई वॉज गुजरात इंपॉर्टेंट, इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी रिच लैंड था, है ना। तो यहाँ से चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट कर पाना, ट्रेड के रास्ते मिल जाना काफ़ी फ़ायदेमंद थी। इसके बाद
ये है इंडिया, ये दक्कन में यहाँ पर मराठा है ना, पहले यहाँ पर थे और निज़ाम को हरा करके ये एरिया भी मराठाओं का हो चुका है। अब इधर गुजरात ले लिया है ना, और यहाँ पर है दिल्ली। बीच में क्या आ रहा है, बीच का जो एरिया है दिस इज कॉल्ड मालवा, है ना। तो मालवा अब चाहिए। मालवा क्यों चाहिए भाई, तो दिल्ली पर अटैक करना है, इधर राजपूताना है, इस तरफ राजपूताना पर अटैक करना है, गुजरात पर, वहाँ नॉर्थ से वापस अगर आना है डेक्कन, हर चीज़ के लिए कनेक्टिंग लिंक क्या है, तो मालवा ही है कनेक्टिंग लिंक। इसीलिए मालवा क्या है, मालवा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस वॉज द रीज़न वाई मालवा वॉज इम्पॉर्टेंट। और मराठा अटैक्स जो है इसी वजह से मालवा पर भी 18वीं शताब्दी में शुरू हो जाएगी, है ना। बालाजी विश्वनाथ जो है ये कोशिश करेंगे कि चौथ और सरदेशमुखी के परमिशन मिल जाए मराठाओं से भी, 1719 तक ये कोशिश करेंगे, बट कोई सक्सेस नहीं मिलेगा, ये डिप्लोमेसी के थ्रू ट्राई करेंगे। बट कहते हैं ना, जो मतलब जो प्रार्थना करके नहीं मिलती फिर वो जोर जबरदस्ती से लिया जाता है। तो बाजीराव ने क्या किया है, बाजीराव बाय फोर्स क्या करते हैं, जाकर के मालवा को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। किन्हें भेजते हैं, खुद नहीं जाते, पहले भेजते हैं उदयजी पवार और मल्हार राव होलकर को। उदयजी पवार और मल्हार राव होलकर जो हैं ये मुगल अथॉरिटी को मालवा से पूरा खदेड़ फेंकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ और किन किन अथॉरिटी कौन कौन इस टाइम पर अक्रॉस मुगल गवर्नर्स होंगे जो मालवा पर रूल कर रहे थे, तो 3 नाम हमें याद रखना है, सवाई जय सिंह, मोहम्मद खान बंगाश और जय सिंह। एक के बाद एक इन्हें क्या किया गया, हरा दिया गया मराठाओं के द्वारा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 1735 में पहले उदयजी पवार, फिर मल्हार राव होलकर, एंड फाइनली इन 1735 पेशवा जो है वो खुद जाते हैं नॉर्थ में। और पूरा का पूरा, जब पेशवा जो है वो डेक्कन से नॉर्थ जा रहे हैं, तो पूरा का पूरा मालवा में कोई भी उन्हें रोकता नहीं है। तो इससे पता क्या चलता है, मालवा जो है वो वर्चुअल सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर चुका है कहीं ना कहीं मराठाओं की। इसके एक्सट्रीमली सॉरी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। क्या है स्टोरी, कि बुंदेलास जो है ये एक राजपूत क्लैन है, दे आर अ राजपूत क्लैन। और क्या होता है, ये बुंदेलखंड जो लैंड है ना, ये इसको बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए ये काफ़ी फेमस है, पूरा हिली रीजन है ये, है ना। और मालवा के ईस्ट में लाई करता है। तो दिस इज़ मराठा, दिस इज़ निज़ाम दैट दे हैव डिफीटेड। इसके बाद इधर आ गया गुजरात, अगर हम रफली इंडिया देखें तो दिस इज़ मराठा, ये निज़ाम जिनको उन्होंने डिफीट कर दिया, ये गुजरात हो गया। अभी ये मालवा हो गया। मालवा के ईस्ट वाले लैंड में यहाँ पर इधर जो है नीचे को अगर नर्मदा है और ऊपर क्या है, ऊपर यमुना है, और ये क्या है, दिस इज़ बुंदेलखंड, ठीक है। और बुंदेलखंड में क्या सिनेरियो है कि बुंदेलखंड एक हिली रीजन है ना। और यहाँ पर ये काफ़ी फेमस है क्योंकि ये बैडलैंड टोपोग्राफी है। तो यहाँ पर अकबर भी हार चुके हैं, अकबर को हीरोइक रेजिस्टेंस मिली है, सॉरी हारे नहीं है, और जहांगीर को भी, इवन औरंगजेब को भी। तो बुंदेलखंड में ऐसा नहीं होता कि मराठा डायरेक्ट जाके कॉन्कर करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बुंदेलखंड को इंक्लूड कर लिया जाता है मुगल गवर्नरशिप में। मुगल का जो प्रोविंस होता है, इलाहाबाद का जो सूबा है, उसमें बुंदेलखंड को भी ऐड कर दिया जाता है। मोहम्मद खान बंगाश जो हैं ये क्या करते हैं, जब इनको मुगल गवर्नर बनाया जाता है इलाहाबाद का, तो ये जाकर के बुंदेला अथॉरिटी पर अटैक करते हैं। और ये जो हैं मोहम्मद खान बंगाश, ये कौन है, ये पठान है। और ये क्या करते हैं, इनका जो प्लान था कि बुंदेला को इलाहाबाद में मिला लेना है, बुंदेला टेरिटरी को, तो ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हैं। ये जैतपुर जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गढ़ था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट था बुंदेलास का, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर मोहम्मद खान बंगाश पठान जो है ये कैप्चर कर लेते हैं जैतपुर के किले को। और फिर उसके बाद जो है वहाँ के जो रूलर हैं, बुंदेला लीडर हैं छत्रसाल, उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है। ऐसे में छत्रसाल जो है ये मराठाओं को अपील करते हैं कि आप हमें हेल्प करिए। इनके अपील पर 1728 में अक्टूबर के महीने में मराठा आर्मी जो है वो जाती है। और फिर उसके बाद फिर क्या हो जाता है कि जितने भी सरेंडर्ड टेरिटरी थे जो कि बुंदेलास के जो मुगल मोहम्मद खान बंगाश के अंदर ले चुके थे, उसको रिट्रीव करती है। इस सारी चीज़ों की वजह से छत्रसाल जो है वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत ही ओब्लाइज्ड हो जाते हैं मराठाओं के। और पेशवा की ऑनर में वो क्या करते हैं, एक दरबार लगाते हैं और उसमें क्या करते हैं, पेशवा को एक बड़ा सा पार्ट बुंदेलखंड का एज अ जागीर क्या करते हैं,
सौंप देते हैं। इस पार्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड इज कल्पी, सौगार, झांसी और हृदयनगर। ये सारे चीज़ें जो है किसे सौंप दिया जाता है, पेशवा को सौंप दिया जाता है, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट कौन सा था बुंदेलखंड का, तो दैट वाज जैतपुर, जिसे कॉन्कर जब कर लिया बंगाश खान पठान ने, तो बुंदेला लीडर छत्रसाल की जो है हिम्मत टूटी और उन्होंने मराठाओं से हेल्प मांगी। और जब हेल्प उनको सक्सेसफुली मिल गया तो उन्होंने कल्पी, सौगार, झांसी और हृदयनगर जो है वो पेशवा को एज अ जागीर गिफ्ट कर दिया। इसके बाद अगर हम पढ़ें तो द नेक्स्ट टॉपिक इज रेड ऑन दिल्ली एंड बैटल ऑफ भोपाल। तो मराठा कैंपेन जब बुंदेलखंड के नॉर्दर्न एरिया में चल रही थी तो एक कंटिंजेंट जो है मराठा ट्रूप का, वो किन के अंदर, मल्हार राव होलकर के अंदर। हमने जैसा पहले ही कहा ना कि ये अगर बुंदेलखंड है तो इसके नॉर्थ में जमुना है और साउथ में नर्मदा है। तो यहाँ पर जब नॉर्दर्न एरिया में मराठा आर्मी पहुँच चुकी है तो एक टुकड़ी जो है सेना की कहाँ भेजा जाएगा, कहा जाएगा आप जमुना को क्रॉस करके इस तरफ चले जाओ, है ना। इस तरफ क्या है, इस तरफ दिल्ली है, औध है, ठीक है। तो वो है, तो यहाँ पर औध में बोलते हैं चले जाने, और ये जो है ये यहाँ से जाती है तो ये औध लैंड में आती है। और अभी औध में किसका रूल चल रहा है, तो सादत खान का रूल चल रहा है, ठीक है। तो सादत खान की ट्रूप से क्या होता है, मराठा की ट्रूप्स जो है वो लड़ती है, बट मराठा कैवेलरी जो है वो जो है वो कहीं ना कहीं सादत खान की ट्रूप से जो है थोड़ा बहुत क्या होती है, हारने लग जाती है, ठीक है। ऐसे में सादत खान जो है वो एग्जैगरेटेड रिपोर्ट अपने सक्सेस की मुगल कोर्ट में भेज देते हैं कि अरे मैं तो मराठाओं को हरा रहा हूँ, ऐसा वैसा। तो बाजीराव जो है वो उनको ना इस बात पर गुस्सा आता है जब उनको ये पता चलता है, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये जो खोखले जो क्लेम्स कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं तो इसको ख़त्म करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे में वो क्या करते हैं, वो औध जाते हैं और फिर क्या करते हैं, औध के कैपिटल पर जाकर के मार्च कर देते हैं। और फिर उसके बाद कैसे जाते हैं, तो हिली रीजन्स के थ्रू जाते हैं, जाट और मेवातियों के टेरिटरीज से होते हुए गुजरते हैं और औध के कैपिटल में चले जाते हैं। और फिर औध से फिर फाइनली कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। और फिर दिल्ली में जाकर के प्रॉपर मार्च करते हैं। 29 मार्च 1737 को ये दिल्ली पहुँच जाते हैं और एम्परर जो मुगल एम्परर है वो इनके अगेंस्ट कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। एम्परर पूरे टेरराइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। पेशवा जो है वो कैपिटल में बस 3 दिनों के लिए रहते हैं, लेकिन क्योंकि एम्परर इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं तो इससे क्या होता है, वीकनेस और अनप्रिपेयर्डनेस जो है वो बहुत ही आसानी से झलक जाती है कि एक समय जो मतलब माइटी मुगल एम्पायर हुआ करता था जिससे कोई भी लड़ने में घबरा जाए, आज वो क्या है, आज वो कुछ भी नहीं है, कोई भी आकर के अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक बहुत ही बुरी बात क्या होती है ना कि ठीक है घर वालों ने अटैक किया, जैसे मराठाओं ने अटैक किया ना, दिल्ली चले गए, अटैक नहीं किया, रेड डाला दिल्ली पर और 3 दिन तक रहा और मुगल एम्परर की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या होता है, बाहर वाले लोगों को जब ये पता चल जाता है तो उनको क्या दिखता है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडिया को अटैक करने का। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट से अटैक और बढ़ जाते हैं, ठीक है। At this time when the emperor were considering a big appeasement of the Marathas, अभी मुगल एम्परर क्या कंसिडर कर रहा है कि मराठाओं को हम अपीज कर रहे हैं ना, चुप शांत रह करके उनको जो है एक खतरा हम टाल दे रहे हैं। तो ऐसे में निज़ामुल मुल्क है ना, जिनके बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है, तो वो आते हैं, है ना। बाजीराव के सक्सेस से निज़ामुल मुल्क काफ़ी परेशान थे। मराठा जो है वो चौथ और सरदेश मुखी जो है वो दक्कन से भी कलेक्ट कर रहे थे, सारे जगह से खुद को जो है अपनी सोवरेनिटी दिखा रहे थे। वर्चुअल ट्रिब्यूटरी पूरा बना लिया था दक्कन, पूरे के पूरे दक्कन को मराठाओं का, ठीक है। तो निज़ाम ने जो है उन्होंने एक डेस्परेट कोशिश की क्या कि वो कैसे मुगल अथॉरिटी को और खुद को मराठाओं से कैसे सेव करेंगे। तो यहाँ पर आता है, होती है एक बैटल जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ भोपाल। क्यों हुई, क्योंकि निज़ाम इंटरवीन कर रहे हैं, दिल्ली के एम्परर तो चुप हैं, है ना, वो अपीजमेंट अपना रहे हैं कि चलो भिड़ना ही नहीं है वैसे में, लेकिन निज़ाम क्यों आ गए वापस दक्कन से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि वो खुद परेशान है ना, वो खुद परेशान है। तो वो आते हैं और फिर हो जाता है बैटल ऑफ भोपाल। ऑफ कोर्स बैटल ऑफ भोपाल में क्या होता है, निज़ाम डिफीट हो जाते हैं और फिर पीस की ट्रीटी करनी पड़ती है। और फिर इसमें क्या होता है, इसमें कन्वेंशन ऑफ दुराहा सराय जनवरी 1738 से निज़ाम जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि वो पेशवा को कुछ चीज़ें देंगे। इसमें क्या आ जाता है,
अभी तो कुछ ही मालवा पर, कंप्लीट मालवा पर नहीं था कमांड, है ना, वर्चुअल सबमिशन था मालवा का। लेकिन निज़ाम को क्या होता है, निज़ाम को, पेशवा को फिर देना पड़ता है होल ऑफ मालवा, पूरी की पूरी सोवरेनिटी किसकी, नर्मदा और चंबल, चंबल जो है, चंबल और नर्मदा, चंबल इज ऑल्सो अ रिवर, तो इनके बीच की जो भी टेरिटरीज है वो कंप्लीटली सोवरेन है, उसको आप मुगल के कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं, ऐसा वादा। इसके साथ साथ क्या करना है, ये दोनों मालवा और चंबल एंड नर्मदा के बीच की जो टेरिटरी है, इन दोनों के रूलिंग राइट्स जो है वो मराठा को मिलने चाहिए। कैसे, मतलब इसको आप सोवरेन कर दो, नर्मदा एंड चंबल के बीच के लैंड को, और पूरा का पूरा मालवा जो है वो पेशवा को दे दो। और फिर इससे क्या होगा, इसके साथ इससे निज़ाम से क्या लेना देना है, तो यहाँ पर क्या है ना, निज़ाम क्योंकि सक्सेसर स्टेट बना रहे हैं तो उनकी बात मानेगी दिल्ली की सरकार, तो कहा जा रहा है कि आप दिल्ली के एम्परर को हमारे तरफ से बोलिए कि ये चीज़ें चाहिए, और साथ साथ क्योंकि आपने हमसे लड़ाई करी है, बैटल ऑफ भोपाल, तो आपको क्या करना है, आपको हमें 50 लाख रुपए वॉर इंडेमनिटी देनी है। और ऐसे क्या होता है, मालवा एक्वायर हो जाता है, निज़ाम और एम्परर काफ़ी ह्यूमिलिएट हो जाते हैं, है ना। मराठा आर्म्स जो है वो पूरे इंडिया में स्टैब्लिश हो जाती है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट पावर कौन है, तो मराठा है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम एस्टिमेट करें बाजीराव की, तो बाजीराव एक ग्रेट सोल्जर, डिप्लोमैट, स्टेट्समैन थे और एम्पायर बिल्डर थे, है ना। वो एक मैन ऑफ एक्शन थे पहले और आखिरी। उनके बारे में जो बेस्ट बात याद रखी जा सकती है कि वो एक कमाल के सोल्जर थे। बस 20 साल की पेशवाशिप में इन्होंने क्या किया, बहुत सारे बैटल्स जीते, ऑलमोस्ट सारे ही बैटल, 41 बैटल शायद इन्होंने लड़ा था, और सारे के सारे ही इन्होंने जीते थे, है ना। ये एक भी बैटल हारे नहीं थे। इनको फाइटिंग पेशवा की तरह याद रखा जाता है, और इनको कहा जाता है कि हिंदुत्व के रक्षक, है ना। ये हिंदुत्व के रक्षक के तौर पर इन्होंने जन्म लिया है। बाजीराव जो है उनको पता था कि मराठा जो है उनकी क्या वीकनेस है, मराठा की क्या वीकनेस उन्हें पता थी, हैवी आर्टिलरी, है ना। और फिर इसलिए ये जो है हमेशा अवॉइड किया करते थे क्लोज स्ट्रगल विद द एनिमी, प्लेन एरिया पे कभी भी स्ट्रगल नहीं करते थे बाजीराव, ठीक है। ही वुड अवॉइड क्लोज स्ट्रगल विद द एनिमी इन द प्लेन्स, but would by clever maneuvers cut off the adversary's food supply and thus humble him। और ये कोशिश करते थे क्या करना है कि एनिमी को ऐसे घेर लेना है कि उसको फूड सप्लाई ही ना पहुंचे। तो फूड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, एनिमी जो है वो जल्दी हार मान जाएंगे कि बिन खाए पिए कोई कितने दिन तक लड़ सकता है, ठीक है। और इसी मेथड को अप्लाई करके पालखेड़ हो जाए या भोपाल हो जाए, इन सारे एरियाज में वो जीत पाए थे निज़ाम के अगेंस्ट। स्ट्रॉन्ग पॉइंट मराठा आर्मी का क्या था कि मराठा आर्मी काफ़ी स्पीड थी, काफ़ी मोबाइल थी। इनका जो दिल्ली में रेड रहा वो एक नियर मिरेकल था, है ना, बहुत ही जल्दी मूव कर पाई दिल्ली। और बाजीराव जो है वो खुद एक ग्रेट सोल्जर बस नहीं थे, वो ग्रेट स्किलफुल जनरल थे, स्ट्रैटेजी कमाल की बनाते थे, है ना, केयरफुली प्लान करते थे अपने कैंपेन्स को, और उसके बाद बड़े स्किलफुली एग्जीक्यूट किया करते थे, जिस वजह से उन्होंने एक भी बैटल नहीं हारा, है ना। इसी अनकॉमन क्वालिटीज़ की वजह से वो क्या करते हैं, वो निज़ाम को भी हरा देते हैं, बिकॉज निज़ाम खुद अपने स्टेट्समैनशिप के लिए जाने जाते हैं, है ना। ये एक बॉर्न लीडर थे, है ना। और फिर इसके साथ साथ क्या होता है कि इन्होंने वॉर पिकअप किया कुछ लोगों से, जैसे कि सिंधियाज, होलकर्स, पवार्स, रितिकर्स और फड़केज। इनके साथ इन्होंने जो है, इट वॉज ही हु वंस पिक्ड अप वॉर लीडर्स। तो इन सारे लोगों से, आई एम सो सॉरी आई सेड वॉर नॉट वॉर लीडर्स इन्होंने जो है चुन के मराठाओं में ऐड किया, है ना। ये बहुत अच्छे से टैलेंट को पकड़ सकते थे, और इनको पता था सिंधियाज, होलकर्स, पवार, रात्रेकर्स और फड़केज आर वेरी टैलेंटेड टू बी पुट इन मराठा आर्मी, ठीक है। इन्होंने ये बहुत जल्दी चॉइस लेते थे, और फिर उसके बाद फिर क्या करते थे, फिर अकॉर्डिंगली बहुत ही स्पीड में एक्ट भी करते थे, एनिमी को सोचने का मौका नहीं मिलता था। इनको गुड सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी राजपूत, बुंदेला, जाट और दूसरे हिंदू कम्युनिटीज़ की। हाँ, ये क्या करते थे, ये नेचुरल अलाइज मानते थे उनको, मराठाओं के मुगल के अगेंस्ट के स्ट्रगल के। फ्रेंडशिप जो है इन्होंने सवाई जयसिंह और छत्रसाल से किया, जो कि इस बात का सबूत है। इन्हें क्रेडिट दिया जाता है ग्रेटर महाराष्ट्र बनाने के लिए। राव बहादुर जीएस सरदेसाई जो है वो लिखते हैं कि शाहू वॉज नो लॉन्गर द पेटी राजा ऑफ अ स्मॉल सेल्फ कंटेन्ड वन रेस वन लैंग्वेज किंगडम एज हिज फादर एंड ग्रैंडफादर हैड बीन।
यहाँ पर बात की जा रही है संभाजी और शिवाजी की, कि जब संभाजी और शिवाजी महाराज जो हैं जब वो राजा थे तो जो है मराठा क्या थी, वो मराठा जो है वो वन रेस, बस मराठाओं को वो लीड कर रहे थे, है ना, और साहू के साथ वो केस नहीं था। तो कहीं ना कहीं इसकी क्रेडिट जो है वो पेशवा को देते हैं GS सरदेसाई। और मराठा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेशवा के अंदर जो है वो अरेबियन सी से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक फैल गए थे, है ना। और इसके साथ साथ इंडियन वर्ल्ड जो है हमने देखा कि पावर पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से क्या हो गया, मराठाओं के प्रेजेंस में पुणे शिफ्ट कर गया, है ना। वीजी दिघे जो है उन्होंने एक स्पेशल स्टडी की बाजीराव और मराठा एक्सपेंशन की, और उन्होंने कहा कि बाजीराव जो है ना, तो वीजी दिघे जो है वो एक कमी इनके पर्सनैलिटी में बताते हैं। वो कमी क्या बताते हैं कि इन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ना, जो काफ़ी ज़्यादा फ्यूडलिज्म पर बेस्ड है मराठाओं की, उसको परमानेंटली ठीक किया जाए। अगर ये उसको परमानेंटली ठीक करते तो मराठाओं को परमानेंट बेनिफिट भी मिलती, है ना। शिवाजी के डेथ के बाद क्या हो गया था, पूरा का पूरा मराठा किंगडम जो है ना वो फ्यूडलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ गया था। और इस वजह से क्या, और बाजीराव जो है वो खुद ही अपने समय के बहुत ही बड़े मिलिट्री वसाल बन गए, है ना। फ्यूडलिज्म उन्होंने नहीं खत्म किया बल्कि वो खुद उनका पार्ट बन गए, है ना। और इस फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस की वजह से क्या होता है, मराठा अथॉरिटी जो है वो फारदेस्ट कन्फाइंस ऑफ इंडिया में जाती तो है लेकिन टिक नहीं पाती, है ना। जादूनाथ सरकार जो हैं वो क्या कहते हैं, वो क्रेडिट देते हैं बाजीराव को उनके कंस्ट्रक्टिव फोरसाइट के लिए। जैसे कि वीजी दिघे कहते हैं कि उनकी फोरसाइट इतनी सही नहीं थी, है ना, लैक ऑफ फोरसाइट था, उन्होंने जो है फ्यूडलिज्म बेस्ड एम्पायर को ठीक करने की कोशिश नहीं की। बट जादूनाथ सरकार कहते हैं कि उनकी फोरसाइट कंस्ट्रक्टिव थी। और ये कहते हैं इफ सर रॉबर्ट वॉलपोल क्रिएटेड द अनचैलेंजेबल पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पर वो कंपेयर करते हैं कि रॉबर्ट वॉलपोल ने जो है, जैसे रॉबर्ट वॉलपोल ने इंग्लैंड में क्या किया, एक प्राइम मिनिस्टर का एक अनचैलेंजेबल पोजीशन क्रिएट कर दिया, है ना, एक ऐसा पोजीशन जिसमें प्राइम मिनिस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, उसको कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा था। तो वैसे ही रॉबर्ट वॉलपोल के जैसे बाजीराव ने भी है जो क्या किया, मराठा राज में पेशवा का वैसे ही एक अनचैलेंजेबल पोजीशन क्रिएट कर दिया। डॉक्टर डिग्गे इज रैदर हार्श इन हिज असेसमेंट ऑफ बाजीराव, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ क्या होता है कि फिसीपेरियस टेंडेंसीज, मतलब अलगाव की जो नीति है वो बाद में लेकिन हमें मराठा पॉलिटिकल सेटअप में दिखने को मिलती है। और जो भी ये जो है, ये जो अलगाव की नीति है, वॉज मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बाजीराव सक्सेसर एंड पॉसिबली इम्प्लिसिट इन द पॉलिटिकल सिचुएशंस ऑफ द टाइम। तो जादूनाथ सरकार बताते हैं कि ये जो अलगाव की नीति है, जो फ्यूडलिज्म था और लोग अलग अलग टुकड़ियों में बटे हुए थे, ये बाजीराव से ज़्यादा उनके सक्सेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि बाजीराव के अंदर कहीं ना कहीं एक सेंट्रल कमांड तो एग्जिस्ट कर रही थी, है ना। और क्योंकि इनके सक्सेसर्स ने पहले तो कोई एफर्ट कुछ खास नहीं किया, और साथ साथ उस समय का पॉलिटिकल सिचुएशन कहीं ना कहीं फ्यूडलिज्म को क्या कर रहा था, फेवर भी कर रहा था। और ऐसी ही बातें कही जाती है। और फिर इसके साथ साथ क्या कहा जाता है, लेकिन फिर जो भी हो, बाजीराव को क्या माना जाता है, बाजीराव को आज भी याद रखा जाता है उनके रिलेंटलेस एनर्जी और अनकॉमन फोरसाइट के लिए, जिसके साथ वो जो है वो एक हिंदू एम्पायर बनाने का सपना देख रहे थे और उसको पूरे करने की कोशिश भी कर रहे थे। The next in the series is Balaji Bajirao, which we will be doing in the very next video. For that, stay tuned, keep watching. Thank you.